Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone in the final term lecture number 6 of the Sustainable Development in Construction. Today the topic is mainly based on the environmental sustainability. So both of the term are quite relevant to each other, but if we talk about sustainability, then we usually take it in a very different context. But if we talk about environmental sustainability, so environmental sustainability is actually the rate of renewable resources, harvest pollution, and non-renewable resources depletion that can be continued indefinitely. If they cannot be continued indefinitely, then they are not sustainable. So as I mentioned earlier, that environment and sustainability are quite related and relevant term. So in the environmental sustainability, we will mainly focus on the water supply system, wastewater and storm system, and how we can manage our waste. So these are the three basic function of the three today basic content of the today lecture. Coming towards the very basic topic of today is, पहला सवाल ये है, हर किसी के जहन में आता है कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. अब हम बात कर रहे हैं बार बार सस्टेनेबिलिटी क्यों. देखो, एक चीज़ आप लोग जहन में याद रख लीजिए कि सस्टेनेबिलिटी का अगर आप लोग उसे कोई पूछ ले तो आप लोग उसको आसान से अल्फाज में ये कह सकते हो, टू क्रिएट द इक्विलिब्रियम. किसके बीच में? बिटवीन द बेल्ट एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, उसमें फिर हमारे एग्रीकल्चर भी आती है, हमारी स्ट्रेटजीज़ भी आती है, हमारी हेल्थ असेसमेंट और प्लानिंग भी आती है, और इवन जो हमारे लॉ मेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं. तो जो सस्टेनेबिलिटी का बेसिकली ट्रेंड है या जो टर्म है, इसको हम लोग यूजुअली डायरेक्ट फोकस कर देते हैं रिन्यूएबल फ्यूल सोर्सेज पर या फिर रिडक्शन ऑफ एमिशन पर. बेसिकली सस्टेनेबिलिटी की लिमिटेशन जो है वो बहुत ही वास्ट है. तो आसान से अल्फाज में हम लोग ये कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी लुक्स टू प्रोटेक्ट और नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल हेल्थ while driving innovation and non-compromising way of life. ठीक है, तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है. इसको हम लोग पॉलिटिक्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमीज़ में भी कर सकते हैं, फ़िलासफ़ी में भी कर सकते हैं, सोशल साइंसेज में भी कर सकते हैं. तो जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. अब सवाल यह है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से हमारा क्या मुराद है. जैसे वेरी फर्स्ट स्लाइड में मैंने थोड़ा सा डिफ़ाइन भी कर दिया कि ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके बीच में, टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड टू अवॉइड डिप्लेशन और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के. सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी शुड हेल्प अस टू इंश्योर the needs, demand, the basic necessities of the today population without disturbance the ability of the future generation to meet their demand के. अब डिफिनीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये टर्म पॉसिबल है, जैसे हम लोगों ने बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं कि द एबिलिटी टू मीट द डिमांड. सेकेंड क्या है? टू द कैपेसिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. थर्ड क्या है कि एक ऐसा मुतवाज़न, एक स्टेबल एनवायरनमेंट हो ह्यूमन कल्चर के बीच में और जो हमारी लिविंग वर्ल्ड है उनके बीच में. सो मतलब यह है कि ज़मीन के अंदर जितनी भी मूवमेंट हो, टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑल ऑफ देम. ठीक है, तो ये हमारी सस्टेनेबिलिटी की एक दफ़ा फिर से डिफिनीशन हुई. अब एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ये 5 बेसिक पिलर्स हैं. नंबर फर्स्ट क्या है कि हम इस डायरेक्शन में सोच लें कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर दें टूवर्ड्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज में. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज से क्या मुराद है? बेसिकली इसमें हमारी लिमिटेशन हो कंजम्पशन के लिहाज से. और फॉर एग्ज़ाम्पल अब आजकल सोलर ट्रेंड का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा, सोलर पैनल जो होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन एक एग्ज़ाम्पल है. तो मैं आजकल जहाँ पर हूँ तो
अपने होम टाउन में, तो वहाँ पर मैं एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इस सेंस की वजह से नहीं कि उनको एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चाहिए, इस सेंस के लिए बेसिकली टू फुलफिल देयर डिमांड। ठीक है, इस अब इसमें कोई सस्टेनेबिलिटी का कोई चक्कर नहीं आ रहा है। अंडर डेवलपिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान है, तो वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की बहुत सारी जो डिफिनीशन है वो बेसिकली हमारी ज़रूरत बन गई है। ठीक है, हमारी ज़रूरत बेसिकली बन गई है, तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। सेकेंड इसका जो पिलर है वो है टू प्रोटेक्ट द हेल्थ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से क्या मुराद है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जितना भी हमारा वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज वगैरह से, या जो हमारे घरों से, तो उस वो एक्चुअली हमारा डायरेक्ट जा रहा है हमारे समंदरों की तरफ। जैसे हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल डैम, केनाल, रिवर, फिर हमारे समंदर वगैरह। तो बेसिकली हम इकोसिस्टम को कम से कम डैमेज करें। अब इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? जैसे हमारे घरों में यूजुअली जो हमारा किचन का वेस्ट होता है, अब मैं अपनी माँ को बार बार कह रहा हूँ कि जब आप बर्तन वगैरह फॉर एग्ज़ाम्पल धो रही होती हो किचन के अंदर, तो काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्लेट वगैरह को, अपने बर्तनों को किसी एक बास्केट में उसको साफ करके वहाँ पर सिर्फ धो लिया करो, कि जो हमारा फूड वेस्ट है वो एटलीस्ट हमारे पानी के अंदर इकोसिस्टम को डैमेज ना करे। थर्ड है हमारे साथ टू अवॉइड एक्सेस पोल्यूशन। देखो, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बता दिया इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम जो है ये बेसिकली इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे पोल्यूशन की वजह से। तो पोल्यूशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह। अब आजकल ये भी एक स्टडी चल रही है पूरी दुनिया में कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में एनवायरमेंटली कितनी स्टेबिलिटी आ गई। क्या मतलब इसका ये मतलब है कि जब लोग पहले घूमते थे तो उनको एक मोड चाहिए होता है, मतलब चलने के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरे करने के लिए। तो आजकल लोग जो है तकरीबन 60 to 70% पूरी दुनिया के, तो वो आजकल बिल्कुल घरों में हैं। तो जब घरों में हैं तो पोल्यूशन जो है वो बहुत कम ही हमारा एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो जो मदर नेचर की जो स्टेबिलिटी है उसका ट्रेंड एक दफ़ा फिर से रिकवर हो जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है हमारा टू टारगेट वेलफेयर नॉट जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमारी होती है, हम बेसिकली उनको पर यूनिट, पर कैपिटा की जो हमारी वो इनकम होती है, हम बेसिकली उनको मतलब फोकस करके उनको ही हम लोग बढ़ा रहे होते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग बेसिकली वेलफेयर को टारगेट करें, जीडीपी को नहीं। अब लेकिन अब ग्रोइंग कंट्रीज जैसे हमारी पाकिस्तान है, अब इसमें जीडीपी को बढ़ाना हमारी ज़रूरत भी हो गया है, तो ऑप्शन भी हमारे पास बहुत कम है। और लास्ट जो है कि हम ऐसे डिसीजन ले सके लॉन्ग टर्म में जो सिस्टम को रिकवर करे, न कि डैमेज करे। नेक्स्ट है हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आम से अल्फाज में ये चीज़ें हमें चाहिए भी, ठीक है, जो भी है हमारे जो वाटर मेंस है या डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है या जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट है, स्टोरेज फैसिलिटी है, पंपिंग स्टेशन है, ये हमें चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया में बहुत कम मुल्कों में ये इंस्टॉल भी है और ऑपरेशनल भी है। आप आराम से पाकिस्तान की मिसाल ले सकते हो। आप किसी भी बड़े शहर में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रह रहे हो, तो हमारी यूनिवर्सिटी क्योंकि लोकेटेड है विद इन पेशावर, तो हम लोग पेशावर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हैदराबाद जैसे एरिया में तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग आउटसाइड ऑफ हैदराबाद पेशावर को ले ले, तो वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, हमारे सैनिटेशन के भी, हमारे पाइप्स की भी। बेसिकली प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी सीवर लाइन और हमारी ड्रिंकिंग लाइन जब आपस में मिल जाती है। तो मतलब क्या है कि हम बेसिकली गंद ही पी रहे हैं। और यही मिसाल अगर आप एक ब्रॉडर टर्म में ले ले, फर्स्ट ऑफ ऑल पेंडी की जो एग्ज़ाम्पल है, कराची की जो है या लाहौर की जो है, वहाँ पर बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक पिक्चर है कि ये कैसे हम तक एक्चुअली पहुँच रहा है।
तो ये इसके 7 से लेकर 7 स्टेजेस एक साइड पर है और फिर 7 स्टेजेस दूसरे साइड पर है जब जब हमें पानी एक्चुअली मिलता है। एक अंदाजे के मुताबिक इसको सिर्फ बताने का ये मकसद था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कि आप लोग सिर्फ ये देख लो कि ये कितने प्रोसेस के बाद हमें बेसिकली साफ़ पानी मिल रहा होता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक कहावत के मुताबिक ये है कि जो हम ज़मीन को दे रहे हैं वही हम लोगों को वापस मिल रहा है। तो आप लोग इस एग्ज़ाम्पल को अपने जहन में बिठा लीजिए कि जो आपके सराउंडिंग में होगा उसी टाइप की आउटकम आपको अपनी लाइफ में मिलेगी। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपके वॉशरूम से सीवर से ऐसी पानी का फॉर एग्ज़ाम्पल निकास हो रहा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है, किचन की, वॉशिंग सोप वगैरह की, या मेटल टाइप की कुछ, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट आप कंसीडर कर लो, केमिकल वेस्ट आप कंसीडर कर लो, सारी चीज़ें जो है ये बेसिकली रिवर, लेक, कैनाल के थ्रू हमारे जो ड्रिंकिंग सोर्सेज है, चाहे वो डीप वेल हो या चाहे वो समंदरी पानी हो या चाहे वो लेक का पानी हो, तो वो वापस आकर हमको ही वापस हम लोग पानी पी रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने भी डेवलप मुल्क हैं वो लोग बेसिकली एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या वो जो कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं अपने घरों की वेस्ट से, केमिकल की वेस्ट से। अब पूरी दुनिया में एक ट्रेंड आजकल चल रहा है कि वो ये पेट्रोल के अंदर जितनी भी हमारी कंटेंट होती है उनकी एमिशन लेवल को कम से कम कर रहे हैं। तो जर्मनी में, फ्रांस में और यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में इसका जो एमिशन लेवल है उसको बहुत कम तौर पर रखा गया है, उसकी इतनी ज़्यादा प्यूरिफिकेशन हो रही है। पाकिस्तान में उसी एमिशन का जो लेवल है वो तकरीबन एमिशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 लीटर से कुछ 7 ग्राम का एमिशन निकल रहा है और पूरी यूरोप में वो लेस देन 1% पर ग्राम पर लीटर है। तो आप सोच सकते हो कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है और जो डेवलप नेशन है वो कहाँ पर जा रही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा सवाल है वेस्ट मैनेजमेंट की। अब हम लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं। देखो, कुछ चीज़ें हम लोगों को भी कंसीडर करनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम लोग कैसे ट्रेन कर रहे हैं। हैदराबाद में जब ये जो वेस्ट कलेक्टर वाले आ जाते हैं जिनके पास खार गाड़ी वगैरह होती है, गद्दा गाड़ी, तो हमारे घर के यूजुअली, मैं अपने घर की सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटे बच्चे कह देते हैं कि गंद वाले हैं। तो एक दफ़ा मैंने अपने कज़न बेटे को समझा दिया कि बेटा गंद वाले ये नहीं है, गंद वाले हम लोग हैं, ये बेसिकली सफाई वाले हैं। अब ये तो सफाई वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जब हमारा गंद उठा देते हैं तो ये उसके साथ क्या करते हैं। आप लोगों ने शायद देखा हो हैदराबाद के साथ ही जो बाउंड्री वाल है अचीनी का, तो वहीं पर ये इस पूरी गंद की सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग में इनको पेपर, प्लास्टिक, बोतल, रोटी वगैरह वगैरह इन सारी चीज़ों को ये लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो चांटी के बाद ये अपनी मतलब की चीज़ें निकाल कर बाकी वेस्ट वहाँ पर डंप कर देते हैं। ठीक है, उनके लिहाज से, उनकी रोज़ी के लिहाज से ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो हमारी म्यूनसिपैलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये तो उनका काम है कि उनको ऐसे ट्रेन किया जाए कि कम से कम वेस्ट कम से कम हो, या जब अपने मतलब की चीज़ें निकाल देते हैं तो इन्हीं चीज़ों को ऐसे साइड पर डंप करे जो एटलीस्ट डेली ह्यूमन लाइफ से उनका इंटरेक्शन कम से कम हो। अगर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया हो, जब आप हैदराबाद का बाउंड्री लाइन क्रॉस कर देते हो तो वहाँ पर एक बहुत ही गंदी और बहुत ही बदबूदार स्मेल होती है जो हमारे ही गंद के बेसिकली सम्राट है। ये जस्ट आप लोगों को मैं बता सकूं कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक पर्सन जो है वो रोज़ाना के लिहाज से 4 पाउंड का वेस्ट जो है वो जनरेट कर रहा है। सिमिलरली स्कूल की मिसाल दी गई है, किड्स फ्रॉम द एज 1 to 6, फिर 7 फ्रॉम 7 to 12,
कॉलेज की, कम्युनिटी फैसिलिटी की, ऑफिस वगैरह की। अब ये स्टडी हुई थी 1974 में, जब हमारी पैकेजिंग जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मदर नेचर जो था वो बहुत ज़्यादा रिस्टोर था। अब आजकल शायद ये 4 पाउंड पर पर्सन पर डे जो हो वो मे बी 10 पाउंड पर पर्सन पर डे पर पहुंच गई है। आप लोग अपनी एग्जांपल ले सकते हो। जब हम लोग दोस्तों के साथ यूजुअली बैठ जाते हैं तो यूजुअली हम लोग स्नैक्स, बोतल, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह वगैरह हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। या अभी आप लोग जहाँ पर भी हो, आप लोग अपने इर्द गिर्द में देख सकते हो, हर एक चीज़ प्लास्टिक की या कमर्शलाइज्ड हमारे सामने पड़ी है। नेचुरल कोई भी चीज़ नहीं होगी जो डायरेक्ट फॉर एग्जांपल आपके गार्डन वगैरह से आई होगी। तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर इतनी ज़्यादा पैकेजिंग की दुनिया में या इंडस्ट्रियल दुनिया में हम लोग रह रहे हैं तो कितना वेस्ट हम लोग जनरेट कर रहे हैं। अब कंपोजिशन जो है इसमें कुछ चीज़ें जो है वो बर्नेबल है, कुछ चीज़ें नॉन बर्नेबल है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम लोगों को कौन बताएगा कि क्या हम बर्न कर सकते हैं, क्या हम नहीं बर्न कर सकते। अब इसमें ये जो आप लोग एरो देख रहे हो 19.2 का, अब आप लोग इज्यूम कर लो कि रेगुलर के हिसाब से 19% जो वेस्ट है वो हमारी डंप हो रही है, जिसका कोई रिसाइकल की कोई हमारे पास फैसिलिटी वगैरह नहीं है। अब आप लोगों ने शायद वो एक थ्योरी पढ़ी हो कि पूरी दुनिया में 70 या 71% पानी है, बाकी हमारी खुश्की है। अगर हर रोज़ के लिहाज से यही वेस्ट हमारी लैंड साइट या लैंड फिल हो रहा है तो आप अपनी आबादी को भी देख लो और अपने हिसाब को भी देख लो कि हमें क्या करना चाहिए। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप अपनी तरफ से अपने घर वालों को एजुकेट कर सकते हो कि आपने सेपरेशन करनी है। जैसे अब अगर कोई ग्लास या कोई पेपर कप, कोई कप चाय या टी पीने वाला, अगर कोई चीज़ टूट जाए तो उसको एक अलग से प्लास्टिक में रखे। जो हमारा किचन वेस्ट हो उसको अलग रखे। जो हमारा पैकेजिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शूज़ वगैरह का कोई वो पैकेजिंग का जो डब्बा वगैरह आता है या कोई प्लास्टिक वगैरह उसकी होती है, तो उस वेस्ट को अलग रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि सेपरेशन करें। सेकंड ये है कि जितनी भी पेपर प्रोडक्ट हो, प्लास्टिक प्रोडक्ट हो, उनको अलग अलग हम लोग करते जाएं। थर्ड हमारे साथ है कंपैक्शन की। ये अब देखो ना, हम हर एक चीज़ में बेसिकली डिपेंडेंट है। वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बाकी वेस्ट को ट्रीट करने के लिए हमें फैसिलिटी चाहिए। तो सरकारी फैसिलिटी ये है कि उसको वो कंपैक्ट भी कर सकती है, उसकी वो पल्पिंग भी कर सकती है, ठीक है। पल्पिंग का क्या मतलब है कि जो वाटर पेपर होता है या हमारी कॉटन वगैरह होती है, उन पर हमारी पानी की स्प्रे करके उनको कंप्रेस्ड, और फिर उसको कंप्रेस का क्या मतलब है कि अब फॉर एग्जांपल एक डब्बा है, उसका कुछ साइज़ है 2 ज़रबे 4 ज़रबे 5, अगर आपने उसको कंप्रेस कर दिया तो शायद वो कुछ इंचेस के फासले में वो ज़मीन के साथ मिल जाए। फिर हमारे साथ एयर क्लासिफिकेशन की भी है, फिर हमारे साथ कंपोस्टिंग की भी फैसिलिटी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने वेस्ट को ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ बेसिकली हम यहाँ पर वी कैन कन्वर्ट देम टू दी ब्लैक गोल्ड। अब इसके लिए आप लोग सत्यमेव जयते आमिर खान का एक प्रोग्राम है, ये जो गिवन लिंक है, आप लोग इसको भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि पूरी दुनिया में किस किस्म की फैसिलिटीज़, या मतलब हमारी जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है जैसे पाकिस्तान, इंडिया, तो इंडिया में कौन से बेहतरीन एग्जांपल लोग लेकर आ रहे हैं जिसके थ्रू वो अपने वेस्ट को कम से कम कर रहे हैं। इसके साथ फिर हमारी डिस्पोजल मेथड्स है, जैसे हम लोग उसको डंप कर सकते हैं। फिर ये हमारी बेसिकली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, लैंडफिल का प्रॉब्लम आ जाता है। फिर हम लोग वहीं से मीथेन भी कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम उसकी वॉल्यूम जो है, उसको वेट को भी हम लोग थ्रू इंसिनरेटर हम इनको कम भी कर सकते हैं।
ये फिर हमारे हेजर्ड वेस्ट है जो बेसिकली इंडस्ट्रियल या फिर केमिकल प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये जो है ये 7 आउट ऑफ 10 जो है ये हमारे बहुत ही हार्मफुल है। तो इनकी डिस्पोजल केमिकल फिज़िकल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस से उनको रिसाइकल करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, व्हाट कैन बी डन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपनी लिविंग कंडीशन। सेकंड क्या है, सेकंड हम लोग ये कर सकते हैं कि जितने भी हमारे इकोनॉमिक सेक्टर है उनको हम लोग ग्रीन बिल्डिंग या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के थ्रू हमारी इकोनॉमिक सेक्टर को रीअप्रेस कर दें। थर्ड हमारी डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ है जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वगैरह वगैरह हो गई है।